इकोनॉमिक्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत है। आज हम लोग यहाँ अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में आज हम लोग सबसे पहले यूनिट में क्या देखेंगे कि यहाँ जैसे सबसे पहला क्षेत्र है कि अर्थशास्त्र के बारे में हम यह जानेंगे कि अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो जैसे ही अर्थशास्त्र शब्द आता है तो इस अर्थशास्त्र शब्द के रूप में हम इसको ऐसे खंडन करने का प्रयास करेंगे कि अर्थशास्त्र यानी कि दो शब्दों के मिलने से बना है। एक होता है अर्थ और दूसरा होता है शास्त्र। यानी कि अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब होता है रुपया पैसा, और शास्त्र जो यहाँ रुपये पैसे से संबंधित ज्ञान को अर्जित कराता हो, रुपये पैसे से संबंधित ज्ञान को देने का काम करता हो, उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। इसके संबंध में अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग तरह की परिभाषाएं हम लोग के बीच में रखी गई है। और इन परिभाषाओं के माध्यम से सबसे पहले अगर हम जानते हैं कि यहाँ फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स के रूप में हम समझते हैं कि फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो हैं, फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स जिन्हें हम अर्थशास्त्र के पिता कहते हैं, आदम स्मिथ जो है, आदम स्मिथ, तो आदम स्मिथ के द्वारा भी अर्थशास्त्र की परिभाषा देने का प्रयास किया गया है, जो आदम स्मिथ के माध्यम से कहा गया है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। बात समझ में आ रही है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थात सीधे शब्दों में इसको अगर हम कहने का प्रयास करें तो कहेंगे कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र किसका विज्ञान है? तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। यानी कि अर्थशास्त्र के बारे में जब हम जानकारी हासिल करते हैं, अर्थशास्त्र से संबंधित हम ज्ञान को इकट्ठा करते हैं, तो यहाँ अर्थशास्त्र जो शब्द आता है, यह शब्द क्या होता है कि यह संबंधित होता है, तो यह रुपये पैसे से संबंधित होता है, धन से संबंधित होता है। यहाँ धन अर्जित करने की बात होता है, धन को एक्सपेंस करने की बात आता है, यानी व्यय करने की बात आता है, धन को कैसे हम संचित कर सकते हैं। तो यह तमाम बात जो आता है यहाँ कि जो भी यहाँ शब्द आएगा, इन तमाम शब्दों में हम एक ही बात समझेंगे कि अर्थशास्त्र जो है रुपये पैसे से संबंधित जानकारियाँ हासिल कराता है। और मैं आपको यहाँ स्पष्ट रूप से यह भी बात कहने का प्रयास करूँगा कि यदि अर्थशास्त्र की जानकारी आप बेहतर ढंग से लेने का प्रयास करते हैं तो आप निश्चित रूप से किसी भी प्रकार से आप अपने खर्च को, आय को, बचत को आप संतुलित अवस्था में बनाए रख सकते हैं। क्योंकि अर्थशास्त्र की यदि जानकारी आपके पास नहीं है तो आपका आय क्या हुआ, खर्च क्या हुआ, व्यय आपने क्या किया। बहुत लोग के बारे में आप देखते हैं गाँवों में, उदाहरण के रूप में, कि आमदनी तो बहुत होता है, लेकिन आमदनी होने के बाद उनके पास बचत के रूप में कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि जैसे आमदनी होता है वैसे वो खर्च करते चले जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि आमदनी उनका शून्य हो जाता है तो खर्च उनका ज्यों का त्यों बना रहता है और वो माइनस में चले जाते हैं। तो यह अर्थशास्त्र यही बात हमें सिखाता है, यही बात हमें दर्शाता है कि हम कैसे धन को कमाएं, कैसे धन को खर्च करें और कैसे धन को हम संचय करने का काम करें। तो इन तमाम बातों को अगर हम समझेंगे तो अर्थशास्त्र के बारे में हम बेहतर समझ सकते हैं कि अर्थशास्त्र जो है यह धन का विज्ञान है, यह धन से संबंधित विज्ञान अर्जित कराने का काम करता है। इसी प्रकार से यदि हम यह बात देखेंगे कि सबसे पहले अगर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हम एक शब्द लाते हैं, यहाँ प्रोडक्शन की बात लाते हैं, प्रोडक्शन यानी उत्पादन की बात आता है, तो यहाँ जैसे हम प्रोडक्शन की बात करेंगे तो प्रोडक्शन में क्या होता है? अगर हम उत्पादन की बात समझते हैं, उत्पादन को अगर हम कहें ऐसे तो प्रोडक्शन कहेंगे। और इस प्रोडक्शन शब्द को जैसे हम प्रयोग करेंगे तो इसके बारे में कई बातों को हम समझेंगे, कई बातों का जिक्र करेंगे, जिसमें उत्पादन से संबंधित जो बात आता है, उत्पादन के साधन को जानने से पूर्व हम उत्पादन के बारे में समझ स्थापित कर सकते हैं या उसे हम संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। यहाँ अर्थशास्त्र जो शब्द आता है, इसके अध्ययन का मुख्य भाग हम लोग के बीच में प्रस्तुत होता है कि उत्पादन के द्वारा समाज में जो भी बातें आती है, सेवाओं का जो सृजन किया जाता है, जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का काम करता है। लेकिन यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उत्पादन का अर्थ किसी भौतिक वस्तु का निर्माण करना नहीं होता है। किसी भी तरह के उत्पादन का कार्य भौतिक वस्तु का निर्माण करना नहीं होता है। क्योंकि मनुष्य अपने आर्थिक प्रयास से, मनुष्य जो भी कार्य करता है तो अपने आर्थिक यानी कि वह अर्थव्यवस्था के प्रयास से, रुपये पैसे के प्रयास से, प्रकृति के द्वारा उपलब्ध किए गए जो भी पदार्थ होते हैं, हर तरह के पदार्थ के रूप में अस्थायी या यहाँ अधिकार में परिवर्तन लाकर उन्हें अधिक उपयोगी बनाने का मानव प्रयास करता है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आर्थिक दृष्टि से अगर हम कहें इस बात को, तो आर्थिक दृष्टि से हम इसे उत्पादन
की संज्ञा दे सकते हैं, इसे हम प्रोडक्शन कह सकते हैं। क्योंकि उदाहरण के लिए जब आप देखेंगे कि एक बढ़ई मिस्त्री जो होता है लकड़ी का काम करने वाला, तो बढ़ई मिस्त्री को यहाँ काट छांट करके उससे टेबल का निर्माण या कुर्सी का निर्माण करने का काम जब आता है, तो जो टेबल या कुर्सी का निर्माण करता है, तो उसके बाद क्या होता है, उसे उत्पादन हम कहेंगे। और उत्पादन के साथ हम क्या कहेंगे कि इसे लकड़ी की उपयोगिता बढ़ जाती है। इस प्रकार से क्या होता है कि किसी वस्तु या पदार्थ का नहीं बल्कि उपयोगिता का सृजन करना होता है। और खासकर अर्थव्यवस्था के इस उत्पादन में, अर्थव्यवस्था के इस भाग में हम क्या कहेंगे कि साधनों के रूप में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का होना जरूरी होता है। और इन बिंदुओं में हम देखेंगे कि जैसे भूमि होता है, श्रम होता है, पूंजी होता है, संगठन होता है, उद्यम होता है, एवं उत्पादन के तरीकों तथा सिद्धांतों का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ उत्पादन के साधनों को अगर हम अलग अलग ढंग से प्रस्तुत करने का काम करें, अलग अलग ढंग से प्रस्तुत करें, तो हम इसे अलग अलग रूप से इस तरह प्रस्तुत कर सकते हैं कि सबसे पहले उत्पादन के लिए यहाँ 5 साधनों का जरूरी है। और 5 साधन में सबसे पहले जैसे भूमि का बात आप करेंगे, फिर आप यहाँ श्रम की बात करेंगे दूसरे भाग में, यानी कि जो दूसरा भाग आपका श्रम होता है। तीसरे हिस्सा में अगर आप देखते हैं तो पूंजी की बात आता है। और ये पूंजी के बाद अगर आप देखेंगे चौथे हिस्सा में, तो चौथे हिस्से में आपका क्या होता है कि व्यवस्था आप कहें या संगठन की बात करें, यानी कि आप तो व्यवस्था कह सकते हैं या नहीं तो आप संगठन कह सकते हैं। या तो व्यवस्था कहेंगे, नहीं तो क्या कहेंगे, संगठन कहेंगे। फिर आप 5वें हिस्से में कहेंगे, यानी 5वां क्या कहेंगे, उद्यम कहेंगे, या इसी को आप साहसी कह सकते हैं। यानी कि आप एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत बातों को समझेंगे कि मान के चलिए कि कोई भी संस्था को चलाना हो, किसी भी उद्यम को चलाना हो, किसी भी व्यवस्था को चलाना हो, या किसी छोटे कंपनी को चलाना हो या किसी बड़ी कंपनी को चलाना हो, कोई भी अगर हम उत्पादन के कार्यों को संचालित करने के लिए कार्यकलाप को अगर हम प्रस्तुत करते हैं, कार्यकलाप को हम शुरू करते हैं, तो इन 5 यहाँ साधनों का होना अति आवश्यक होता है। इन 5 साधनों के अलावा अगर हम चाहें कि कोई भी व्यवस्था को, किसी भी उद्यम को चला लें, तो संभव नहीं है। इसलिए इन 5 तत्वों का होना बेहद ही जरूरी है। यानी कि इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्राइज। यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्राइज, यानी कि भूमि का यहाँ लैंड हो गया, श्रम यानी लेबर हो गया, पूंजी का कैपिटल हो गया, उसके बाद व्यवस्था या संगठन को आप ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, इसके बाद आप उद्यम या साहसी को इंटरप्राइज कहेंगे। तो 5 तत्वों का होना जरूरी है। क्योंकि आप उदाहरण के रूप में देखेंगे कि कोई भी कार्य को करने के लिए, मान के चलिए कि आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, किसी विद्यालय में आप पढ़ते हैं, किसी आप कोचिंग में पढ़ते हैं, किसी संस्थान में आप पढ़ते हैं, या कोई कंपनी चलती है, तो कंपनी चलाने के लिए, विद्यालय को चलाने के लिए सबसे पहले तो भूमि का होना जरूरी है। कंपनी को चलाएंगे तो वहाँ पे कंपनी चलाने के लिए भूमि का होना जरूरी है। हवा में तो कंपनी चल नहीं सकता है। कंपनी चलाने के लिए एक अस्थायी जगह की जरूरत है, एक जमीन की जरूरत है, एक भूमि की जरूरत है, एक भूमि के टुकड़े की जरूरत है। उसके अभाव में हम कोई कंपनी को नहीं चला सकते हैं, कोई विद्यालय को नहीं चला सकते हैं, किसी संस्था को नहीं चला सकते हैं, किसी भी तरह के उद्यम को हम नहीं चला सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर मान के चलिए कि भूमि आपको मिल गया, फिर आप यहाँ श्रम की बात आता है कि उदाहरण स्वरूप कोई स्कूल ही है, कॉलेज है, या आपका कोचिंग संस्थान है, या किसी कारखाने की बात करते हैं, तो भूमि मिल जाने के बाद उसमें श्रम करने वाले लोगों की जरूरत है, श्रम की जरूरत है। बिना श्रम का आप काम नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। फिर अगर आपका भूमि उपलब्ध हो जाता है, श्रम करने वाले मजदूर हो जाते हैं, लेकिन वहाँ कंपनी को या संस्था को संचालित करने के लिए क्या चाहिए, तो कैपिटल की जरूरत है, पूंजी की जरूरत है। क्योंकि पूंजी के बिना कोई उद्यम, कोई संस्था नहीं चल सकता है। बिल्कुल बातें समझ में आ रही है? अगर ये तीनों चीज आपको मिल जाता है तो फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन जरूरत है, ऑर्गेनाइजेशन के अभाव में भी नहीं चल सकता है। अगर ये भी हो जाता है, 4 तत्व आपके तैयार हो गए, चारों यहाँ व्यवस्था आपके पास उपलब्ध हो गया, तो क्या इस व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक साहसी की जरूरत है ना? इसको लगाएगा कौन, पूंजी कौन व्यय करेगा, जमीन कौन लगाएगा, इसके बाद यहाँ मेहनत कराने का काम कौन करेगा, संगठन का काम कौन करेगा, इसके लिए एक साहसी की जरूरत है। और सभी को अलग अलग बेनिफिट मिलते हैं, सभी को अलग अलग हिसाब मिलते हैं। इन तमाम हिसाबों को, तमाम बेनिफिट को अगर हम यहाँ जिक्र करेंगे, समझेंगे, तो अलग अलग हिस्सों में समझ सकते हैं। जिसमें सबसे पहले अगर हम हिस्से को समझते हैं, लैंड को, भूमि को,
तो भूमि के बारे में अगर हम बातें करेंगे तो हम देखेंगे कि उत्पादन करने के लिए, जो भी उत्पादन होता है, तो उत्पादन करने के लिए सर्वप्रथम भूमि की आवश्यकता पड़ती है। और भूमि की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें साधारण अर्थों में अगर हम इसको कहें तो भूमि से हमारा यहाँ मतलब यह होता है, भूमि से ही हमारा यह औचित्य बन जाता है कि उसकी ऊपरी सतह से है, यानी जमीन का जो ऊपरी सतह है, भूमि का ऊपरी सतह है, इस ऊपरी सतह से हमारा औचित्य बनता है। लेकिन अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में हम देखेंगे कि भूमि से मतलब यहाँ यह बात होता है कि प्रकृति प्रदत्त सारे जो मुफ्त उपहार हैं, यह सारे मुफ्त उपहार हमें हासिल हो जाते हैं। इस प्रकार भूमि के अंतर्गत भूमि की जो ऊपरी सतह होता है, इस ऊपरी सतह पर, यानी ऊपरी सतह के साथ साथ हम देखेंगे कि भूमि के ऊपरी सतह के अतिरिक्त हम देखेंगे कि पहाड़ की बात आता है। पहाड़ आप देखेंगे, जंगल भी आपके बीच में उपलब्ध होता है, नदी होता है, समुद्र होता है, हवा होता है, धूप होता है, खनिज होता है। इन तमाम जो बातों को देखेंगे, ये सभी चीजें उसमें सम्मिलित होता है, भूमि की ऊपरी सतह की बात है। अर्थात हम कहेंगे प्रकृति द्वारा मुफ्त में दी गई जो भी चीजें हैं, यानी फ्री में हमें उपलब्ध हो जाता है, तो ऐसे फ्री में उपलब्ध हुई जो भी चीजें हैं, इसी सभी चीजों को मिलाकर हम भूमि कहेंगे। और इस तरह से प्रकृति के ऐसे मुफ्त उपहारों को, जो सर्वदा उत्पादन में सहायक होती है, उत्पादन करने में हमें सहायता प्रदान करता है, भूमि उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन, जिसे हम पैसिव फैक्टर्स के नाम से समझेंगे कि यह एक पैसिव फैक्टर है भूमि उत्पादन के लिए, लेकिन फिर भी उस उत्पादन का मौलिक साधन माना जाता है और मौलिक साधन इसे स्वीकार किया जाता है। इस संबंध में अलग ढंग से हम देखेंगे, प्रोफेसर मार्शल के द्वारा यह बातें कही गई है कि प्रोफेसर मार्शल ने इस भूमि से संबंधित कुछ अपने विचारों को रखे हैं, जिसमें भूमि का मतलब यहाँ स्पष्ट करते हैं कि केवल जमीन की ऊपरी सतह जो होता है इसी से नहीं होता है, बल्कि उन तमाम पदार्थों से होता है, उन तमाम शक्तियों से होता है जिन्हें प्रकृति ने मानव की सहायता के लिए भूमि, जल, वायु, प्रकाश, गर्मी के रूप में निःशुल्क सेवा हम लोग को देता है, निःशुल्क सुविधा हमें उपलब्ध कराता है। तो इस तरह भूमि एक प्राकृतिक साधन है, और भूमि एक प्राकृतिक साधन है, अतः इसका सावधानी पूर्वक अगर हम कहें कि इसका प्रयोग करने की जरूरत होता है। वैज्ञानिक रिपोर्टों से यह संकेत हम लोग को मिलता है, हम लोग यह संकेत के रूप में समझते हैं कि खेती की आधुनिक विधियों से प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं, इसका अत्यधिक प्रयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरक के अधिक से अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता यहाँ कम हो गई है। और इस तरह अगर हम छोटे खंडों में समझें तो भौतिक साधनों के निर्माण जो होते हैं, इस भौतिक साधनों के निर्माण में प्रकृति की अत्यधिक दोहन होता है, और ऐसे प्रकृति के दोहन होने से जैसे एक मकान के निर्माण के लिए अनेक वृक्ष को काटना आवश्यक हो जाता है। बात समझें तो भूमि एक तरह से हम कहें तो भूमि स्थिर होता है, यानी कि लैंड इज स्टैटिक हम कह सकते हैं इजी वे में। और इस तरह से कई जगह पे हम अलग अलग, जैसे बिहार की बात करते हैं, बिहार के संबंध में अगर हम देखते हैं तो वहाँ भूमि में अधिक, जैसे यहाँ आपके पहले ही इकाई में एक गांव का उदाहरण लिया गया था, जिस गांव का नाम आप फतेहपुर के नाम से समझ सकते हैं। इस फतेहपुर के रूप में जैसे यह प्रस्तुत किया गया था, और इसमें यहाँ काम करने वाले जो 75% लोग हैं अपनी जीविका के लिए खेती पर ही निर्भर होते हैं, और ऐसे 75% लोगों के निर्भरता के लिए वे किसान अथवा कृषि श्रमिक के रूप में कहे जाते हैं। ऐसे ही हिस्सों के लिए खेतों के उत्पादन की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से वे जुड़े हुए हैं। और खेती के लिए अगर हम समझें तो प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। जैसे फतेहपुर गांव का जो जिक्र किया गया कि 1960 ईस्वी के दशक में इस तरह की बातें आई कि आज तक यानी कि जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार ही नहीं हुआ, जैसे वो बना हुआ था यथावत आज तक भी बना हुआ है। प्रारंभ में ही इस गांव की जो उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि इस गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया, लेकिन तब से लेकर अब तक इस गांव में कृषि योग्य भूमि जो है उसके क्षेत्र में किसी तरह का कोई विस्तार नहीं हुआ। जिसमें अगर हम कहें कि भूमि मापने का, जैसे हम इसको अलग अलग पैमाने से माप सकते हैं, तो भूमि मापने का इकाई जैसे होता है हेक्टेयर होता है। चूँकि गाँव में भूमि के लिए भूमि का माप जो होता है वह एकड़ में हम नापते हैं, बीघा में मापते हैं, कट्ठा में मापते हैं, धूर में मापते हैं, धुरकी में मापते हैं। तो ऐसे ऐसे करके जैसे क्षेत्रीय इकाइयों में भी ये किया जाता है। 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 1 हेक्टेयर यानी 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। जैसे बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आता है हेक्टेयर का मतलब क्या होता है, तो 100 मीटर
कि भुजा वाले वर्ग अगर हम कहेंगे 100 मीटर यानी जिसका लंबाई और चौड़ाई हो, वैसे क्षेत्र को हम 1 हेक्टेयर कहते हैं। तो क्या आप अगर कहा जाए कि 1 हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से आप कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके स्कूल का मैदान अगर 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा हो तो आपका वो क्षेत्रफल जो होगा 1 हेक्टेयर में हम मापेंगे, 1 हेक्टेयर में कहेंगे। तो भारत के सभी गाँवों में खासकर हम ये देखेंगे कि सभी गाँवों में उच्च स्तर की जो सिंचाई व्यवस्था नहीं है, नदियां हैं, मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत अगर हम पठारी क्षेत्रों में बात करें तो पठारी क्षेत्रों में जैसे दक्षिण पठार में सिंचाई कम होती है और देश में आज भी कुल कृषि के 40% से कम क्षेत्र में ही यह सिंचित स्थिति बनी हुई है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्य रूप से अगर कहे जाए तो मानसून पर निर्भर करता है, यानी वर्षा पर निर्भर करता है। और इसके साथ फिर अगर हम एक भूमि के बारे में और जिक्र करें तो बिहार में खासकर बहुविध फसल प्रणाली अपनाई जाती है। बहुविध फसल प्रणाली यानी बहुविध फसल प्रणाली का मतलब होता है मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। इस मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में अगर हम देखेंगे समझेंगे तो मल्टीपल का मतलब क्या समझते हैं कि एक वर्ष में किसी भूमि में या किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को ही हम क्या कहेंगे, बहुविध फसल प्रणाली के नाम से जानेंगे। यानी कि एक साल में किसी भी भूमि पर एक से ज्यादा फसल का उत्पादन करना बहुविध फसल प्रणाली के नाम से जाना जाएगा। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने का सबसे सामान्य प्रणाली हम समझेंगे, सबसे सामान्य प्रणाली होता है। और खासकर जैसे फतेहपुर का यहाँ जिक्र किया गया है इस चैप्टर में कि सभी किसान जो कम से कम अगर हम कहें कि 2 फसल का उत्पादन तो अवश्य करते हैं। कई किसानों को तो यहाँ तक स्थिति होता है कि पिछले कई वर्षों से तीसरी फसल के रूप में भी आलू और अन्य हरे सब्जी का उत्पादन भी करने लगे हैं। और ऐसे स्थितियों में किसानों में जो किसान है, किसानों में भूमि किस प्रकार से वितरित है। अगर किसानों में भूमि के वितरण की बात हम करते हैं तो यह बिल्कुल आप समझ रहे हैं कि बिहार में किसानों के बीच में भूमि का वितरण जो है वह ऐसे है कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। या दुर्भाग्यवश खेती में काम में लगे हुए जो भी लोग हैं, जो भी यहाँ पे श्रमिक हैं, जो भी कृषक हैं, उनके पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि भी नहीं है। आप जैसे उदाहरण के रूप में 1960 और 70 के दशक की स्थिति को समझेंगे तो 1960 और 70 में जैसे एक यहाँ किसान का जिक्र किया गया है आपकी इस इकाई में कि मुरारी नामक के किसान होते हैं जिनके पास 3 हेक्टेयर भूमि होता है। ध्यानपूर्वक समझेंगे कि मुरारी नामक के किसान है जिसके पास 3 हेक्टेयर भूमि थी, जिसमें अधिकतर भूमि जो थी वह क्या थी, असिंचित भूमि थी, जहाँ सिंचाई का प्रबंध नहीं था। मुरारी अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि में खेती का काम किया करता था। चूंकि वह बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार जो था इनका परिवार अपनी 2 भैंसों के दूध बेचकर होने वाले कुछ जो आय होता था, इस अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा किया करते थे। मुरारी की मृत्यु जब हो गई तो इसके बाद ऐसे स्थिति आता है तो मृत्यु होने के बाद क्या होता है कि उसका जो भूमि का हिस्सा है 3 हेक्टेयर भूमि है, या 3 हेक्टेयर भूमि को क्या कहता है कि यह 3 बेटों के बीच में बांट दिया जाता है। हेक्टेयर भूमि का यहाँ टुकड़ा था और चूंकि बेहतर सिंचाई व्यवस्था तो पहले से थी ही नहीं, खेती की आधुनिक जो विधियां थी, इस विधियों के बावजूद भी मुरारी के बेटे अपने जो 1 हेक्टेयर भूमि पर सभी मैंने 1-1 हेक्टेयर के हिसाब से अपना बंटवारा कर लिए। तो 1 हेक्टेयर जमीन पर खेती का काम ठीक ढंग से वे नहीं कर पा रहे थे और ऐसे स्थिति में कुछ वर्षों और कुछ महीनों के बाद उन्हें अतिरिक्त कार्य करने के साथ साथ जो अतिरिक्त कार्य था, अपना भरण पोषण तो करने के लिए अतिरिक्त कार्य करना ही पड़ेगा। तो इस गांव में कुछ किसान इस प्रकार के थे कि उनके पास अधिक भूमि है, किंतु बढ़ती जनसंख्या का बोझ जो है यहाँ बढ़ते परिवार के कारण भूमि का वितरण असमान हो चुका है। अर्थात हम सीधे शब्दों में कहेंगे कि कुछ के पास अधिक और बहुसंख्य के पास कम भूमि है। और इस तरह इस गांव में उदाहरण के रूप में हम देखेंगे तो भूमि का असमान वितरण आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर हम इसके अगले बिंदुओं पर जिक्र करते हैं। अगले बिंदुओं को जब समझते हैं तो इसमें क्या देखेंगे, अगले बिंदु में जैसे यह भूमि के बारे में हम लोगों ने देखा, इसके बाद हम श्रम यानी लेबर के बारे में देखेंगे। तो लेबर जो है यानी भूमि यानी लैंड के बारे में हम लोगों ने समझा, तो इसके बाद लेबर के बारे में समझेंगे। ये लेबर का क्या स्थिति है, जिसमें लेबर में हम देखेंगे कि श्रम उत्पादन का दूसरा ये महत्वपूर्ण साधन है। श्रम उत्पादन का लेबर जो है दूसरा महत्वपूर्ण साधन है, कारण कि श्रम के बिना हम किसी भी प्रकार का उत्पादन संभव नहीं कर सकते हैं। अध्ययन की दृष्टि से अगर हम समझें, अध्ययन के हिसाब से समझते हैं तो यह श्रम 2 प्रकार का होता है। यह 2 प्रकार के श्रम में हम सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो एक होता है फिजिकल लेबर और दूसरा होता है मेंटल लेबर। फिजिकल लेबर यानी कि शारीरिक श्रम,
शरीर से किया गया मेहनत, और दूसरा होता है मेंटल लेबर यानी कि दिमाग से किया गया मेहनत। तो उत्पादन में शारीरिक तथा मानसिक दोनों तरह के श्रम का होना अनिवार्य होता है। जब भी हम उत्पादन के कार्य करते हैं तो शारीरिक श्रम की भी जरूरत है। बिना शरीर से मेहनत किए हुए हम उत्पादन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम मन से बिना उत्पादन किए हुए भी, यानी मन से बिना मेहनत किए हुए, मानसिक हम मेहनत किए बिना भी किसी वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। तो श्रम को यहाँ अगर हम देखें तो उत्पादन का सक्रिय साधन यानी एक एक्टिव फैक्टर के रूप में हम कह सकते हैं, लेकिन उत्पादन के साधन के रूप में शारीरिक अथवा मानसिक श्रम जो होता है, या शारीरिक और मानसिक श्रम के रूप में अगर हम सीधे शब्दों में समझें इसे, तो मानसिक श्रम आर्थिक उद्देश्यों के लिए यहाँ किए जाने चाहिए। अर्थात भूमि के अतिरिक्त श्रम उत्पादन का दूसरा यहाँ आवश्यक साधन है। उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। खेती के लिए खासकर छोटे किसान जो होते हैं, छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम किया करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर कहें तो आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही किसानों को करने पड़ते हैं, और मझोले और यहाँ बड़े किसान होते हैं अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों की मजदूरी पर वे लाया करते हैं। खासकर हम ऐसे देखते हैं कि खेतों में काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं, ऐसे श्रमिक या तो भूमिहीन परिवार के होते हैं या फिर हम कहें कि सीमांत किसान के होते हैं। शायद ही किसी श्रमिक के पास अपनी भूमि होती है। प्रायः वे दूसरों के खेतों में कार्य कर अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते हैं। खेतों में काम करने के अतिरिक्त या काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं, उनकी उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता जैसा किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिसके लिए वे काम करते हैं, और मजदूरी जो होता है नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में उसको दी जा सकती है। इस आधार पर अगर हम मजदूरी की बात करें, मजदूरी यानी वेजेस की बात करते हैं, तो मजदूरी क्या होता है? मजदूरी के रूप में अगर हम समझेंगे तो राष्ट्रीय आय का वह हिस्सा जो श्रमिकों को उसके परिश्रम के लिए दिया जाता है, अर्थात श्रम के बदले दी गई जो कीमत होती है उसी को तो मजदूरी कहते हैं। श्रम जो होता है शारीरिक या मानसिक दोनों में से कोई भी हो सकता है। इस संबंध में प्रोफेसर मार्शल जो है अपने विचारों को रखते हैं और कहते हैं कि श्रम का मतलब होता है मनुष्य के आर्थिक कार्य, यानी कि श्रम मनुष्य के आर्थिक कार्यों से होता है, चाहे वह हाथ से किया गया हो या मस्तिष्क से किया गया हो, उसी को श्रम कहते हैं। और इस तरह का मतलब हम लोग ने समझा। फिर अगर हम देखते हैं तीसरे इसके बिंदु के रूप में, तो यहाँ कैपिटल की बात करेंगे, यानी पूंजी की बात करेंगे। जो हम कैपिटल के बारे में कहेंगे, कैपिटल क्या होता है, पूंजी क्या होता है, तो इसके संबंध में यानी साधारण अगर हम बोलचाल में कहें तो साधारण बोलचाल की भाषा में पूंजी का मतलब ही होता है कि रुपये पैसे, यानी जो लगाने का काम किया जाता है, रुपये पैसे लगाया जाता है। लेकिन अर्थशास्त्र में पूंजी शब्द का प्रयोग यहाँ व्यापक अर्थ में किया जाता है। चूंकि अर्थशास्त्र जो होता है, अर्थशास्त्र में पूंजी का जहाँ प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब ही होता है कि मनुष्य द्वारा उत्पादित जो धन होते हैं, इस धन के उस भाग से है जिसका प्रयोग अधिक से अधिक उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। खासकर इस प्रकार के जो बीज होते हैं वह कच्चा बीज के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, मशीन के रूप में, कारखाने के रूप में, मकान के रूप में, या फिर हम ऐसे समझें तो आदि पूंजी के रूप में इसी के अंतर्गत आते हैं। द्रव्य जो होते हैं, यहाँ द्रव्य केवल उसी भाग को पूंजी में सम्मिलित किया जाता है जिसका प्रयोग पुनः उत्पादन के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो दूसरे शब्दों में धन का वह अंश जो होता है जिसके प्रयोग पुनः उत्पादन के लिए किया जाता है, वैसे व्यवस्था को हम पूंजी कहते हैं, वैसे सिस्टम को हम पूंजी कहेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूंजी उत्पादन का मुख्य साधन है, और खासकर जिसके अंतर्गत मुद्रा का प्रयोग, मुद्रा अथवा वस्तुओं का भंडारण होता है, जिसका उपयोग जो होता है, जिसका प्रयोग उत्पादन के प्रयोग के लिए किया जाता है। तो उत्पादन जो होता है, उत्पादन के साधन में खासकर पूंजी की अपनी अहम भूमिका होती है। बिना पूंजी के किसी भी वस्तु और सेवाओं का अगर उत्पादन करने की बात हम सोच भी नहीं सकते हैं, यह संभव भी नहीं हो पाता है। हम पहले ही यह बात समझ चुके हैं कि खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसलिए किसान जो होते हैं, किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पैसे चाहिए। इस संबंध में प्रोफेसर मार्शल अपने विचारों को रखते हैं और कहते हैं कि प्रकृति की निःशुल्क देन को छोड़कर वह सब संपत्ति जिससे आय प्राप्त होती है उसको हम पूंजी कहते हैं। अब पूंजी की व्यवस्था की बात करें तो पूंजी की व्यवस्था में हम समझेंगे कि अधिसंख्य छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है, और खासकर वो बड़े किसान से या गांव के जो साहूकार होते हैं, इस साहूकारों के माध्यम से खेती के लिए विविध साधनों की पूर्ति के लिए व्यापारिक रूप से वो कर्ज लेते हैं। और ऐसे कर्जों का जब ब्याज दर बहुत ऊंचा होता है तो कर्ज चुकाने से
वे बहुत कष्ट में रहते हैं और ऐसे कष्टों के कारण ऐसे छोटे किसान जो भी होते हैं, छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसान खासकर खेती से अपनी बचत धीरे धीरे करते हैं, लेकिन बहुत ऐसे छोटे किसान होते हैं जो कर्ज का बोझ उठा नहीं पाते हैं और धीरे धीरे उनकी खेती बिकना शुरू हो जाता है। इस तरह से वे खेती या वस्तुओं के माध्यम से, सेवाओं के माध्यम से, संगठन के माध्यम से और अपने उत्पादन की व्यवस्था पूंजी के रूप में वो कर लिया करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि यहाँ पूंजी यानी कैपिटल की क्या जरूरत है अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए। जैसे हम लोगों ने देखा भूमि के बारे में, भूमि का जरूरी होना यानी भूमि का होना निश्चित रूप से आवश्यक है। फिर यहाँ संगठन का होना आवश्यक है और फिर यहाँ हम पूंजी की बात, जैसे किसी भी अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए यानी 5 तत्वों का जो मैंने जिक्र किया, इन 5 तत्वों में कोई भी अगर कारखाने को चलाना हो, किसी संगठन को चलाना हो, किसी व्यवस्था को चलाना हो या किसी भी उद्यम को चलाना हो, तो किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए जमीन के बिना नहीं चला सकते हैं। भूमि नहीं होगा तो हम करेंगे कहाँ। एक साधारण सी दुकान ही चलाने की बात है, बिना भूमि का दुकान चलेगा कहाँ। या अगर दुकान हो भी जाता है, भूमि का प्रबंध हो भी जाता है, तो वहाँ भूमि होने के साथ साथ जरूरी है कि वहाँ श्रम करने वाले लोगों की भी जरूरत है और मेहनत करने वाले जो लोग हैं, ऐसे वहाँ मेहनत करने वाले जो श्रम के रूप में, मजदूरी के रूप में यहाँ हम कहेंगे कि मेहनत करने वाले के रूप में होना जरूरी है। तो फिर यहाँ यह भी संभव हो जाता है, तो फिर पूंजी की जरूरत है, बिना पूंजी का संगठन चल नहीं सकता है। और इसके बाद हम देखेंगे फिर यहाँ व्यवस्था का होना, यानी कि व्यवस्था के साथ साथ यहाँ व्यवस्था या संगठन की अगर हम बात करते हैं चौथे बिंदुओं के रूप में, यानी कि जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम देखेंगे कि भूमि श्रम एवं पूंजी उत्पादन के साधन है, लेकिन उत्पादन के लिए आवश्यकता यह भी बनता है, इस तरह की आवश्यकता होती है कि उन्हें एकत्रित कर उत्पादन कार्य में लगाया जाए। यह कार्य जो है विशेषकर व्यवस्थापक अथवा हम ऐसे समझें कि संगठनकर्ता के द्वारा किया जाता है और इस प्रकार व्यवस्था या संगठन उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य में व्यवस्था या संगठन का महत्व जो होता है, यह महत्व खासकर और भी बढ़ जाता है और पूंजी कम रहने पर उत्पादन के साधन को और व्यवस्थित ढंग से उपयोग करने की जरूरत पड़ती है, ताकि अगर हम कहें कि सीमित उत्पादन के माध्यम से साधन का समुचित प्रयोग हो सके। जितना ही अच्छा उद्यमी होगा उतना ही व्यवस्था का संगठन चुस्त दुरुस्त होगा। यही कारण है कि संगठन उत्पादन प्रक्रिया का एक सक्रिय साधन माना गया है। अतः हम कुल मिलाकर इस बात को कह सकते हैं कि उत्पादन के विभिन्न साधनों को एकत्रित कर उन्हें उत्पादन में लगाने की क्रिया को व्यवस्थित अथवा संगठित कहते हैं। जो कि व्यक्ति का कार्य जो होता है यह करता है, उसे व्यवस्थापक अथवा संगठनकर्ता के नाम से जानते हैं। और यह आपका जो चौथा बिंदु हुआ, इसके बाद अंतिम बिंदु के रूप में जैसे देखेंगे कि किसी संस्था को चलाने के लिए एक साहसी का जरूरत है। बिना उद्यमी का, बिना साहसी का, यानी बिना यहाँ इंटरप्राइज का हम कोई संगठन या कोई व्यवस्था को संचालित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ चौथे बिंदु यानी पांचवें बिंदुओं पर यानी अंतिम बिंदुओं पर विचार करेंगे। उद्यमी यानी साहसी, जिसको हम कहेंगे इंटरप्राइज। तो इंटरप्राइजेस का मतलब होता है कि उत्पादन के कार्य करने के लिए या उत्पादन के कार्य करने में संगठनकर्ता या उत्पादनकर्ता का मुख्य उद्देश्य जो होता है लाभ प्राप्त करना ही होता है। लेकिन विभिन्न कारणों और विशेषकर हम ऐसे समझेंगे कि भविष्य की अनिश्चितताओं के चलते उत्पादन का घाटा जो होता है, ऐसे घाटा भी हो सकता है। अर्थात उत्पादन कार्य जोखिम से भरा हुआ होता है। कोई भी उत्पादन कार्य करते हैं तो उसमें काफ़ी जोखिम भरा होता है। जो इस जोखिम का वहन करता है उसे ही हम उद्यमी या साहसी कहते हैं। जो ऐसे समस्याओं को समझना, ऐसे व्यवस्था से अपने आप को वो सुदृढ़ रखना ही यहाँ साहसी कहा जाता है। आधुनिक समय में उत्पादन में जोखिम वहन करने के लिए यानी साहसी की खासकर बहुत भूमिका हो जाती है, बढ़ जाती है। यदि उत्पादन के लिए हम कहें कि उत्पादन के फलस्वरूप साहसी को लगातार घाटा हो, तो ऐसी व्यवस्था के रूप में साहसी का साहस टूट जाता है। और इस तरह से इसके तत्पश्चात अगर हम कहें इसके बाद कि उत्पादन की पूरी प्रक्रिया जो होती है ठप हो जाती है, और इसलिए साहसी जो होता है उत्पादन प्रक्रिया के पूर्व ही या अगर सोच लेता है तो हमें अंतिम क्षण में यहाँ उत्पादन को चालू रखता है। तो उत्पादन के साधनों में आपने देखा, खासकर यहाँ भूमि को देखा, लैंड को देखा, लेबर को देखा, कैपिटल को देखा, ऑर्गेनाइजेशन को देखा और इंटरप्राइजेस को देखा। अब इसके बाद एक बात आता है कि आखिर में उत्पादन हो तो उत्पादन क्यों हो, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी क्या हम उत्पादन करें, उत्पादन क्यों हो। तो यह वास्तव में किसी अर्थव्यवस्था की सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या होती है। इसका कारण यह होता है कि किसी एक वस्तु के उत्पादन यहाँ घटाकर ही दूसरी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन से हमारी वर्तमान जो आवश्यकता होती है यह पूर्ति होती है। यह समस्या जो होता है इस तरह से
कि यह समस्या मुख्यतः साधनों के जो आवंटन होता है, ऐसे आवंटन की समस्या से होती है। जैसे हमने ऊपर इस बातों का जिक्र किया कि अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था की उपलब्ध भूमि में हम जैसे चावल का उत्पादन करेंगे, गेहूं का उत्पादन करेंगे, मकई का करेंगे, आदि खाद्यान्न वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। अथवा हम चना का करें, जूट का करें, या दलहन का करें, तिलहन का करें, कपास का करें, इत्यादि कच्चे माल का जिनका अगर हम यहाँ उद्योग धंधों में प्रयोग होता है, उनका उत्पादन हम कर सकते हैं। और खासकर भूमि पर हम कल कारखानों की स्थापना भी कर सकते हैं। उसी प्रकार किसी देश में देश के लोहा एवं इस्पात प्रयोग जो होता है, अस्त्र शस्त्र का निर्माण भी हो सकता है। या मशीन और उपकरण के उत्पादन के लिए, अथवा अगर कहें कि इनका प्रयोग जो है मकान के रूप में, पुल के रूप में, मॉल के रूप में या बाजार के रूप में, ऐसे भी उत्पादन किया जा सकता है। अर्थात स्पष्ट है कि उत्पादन के साधन का कई प्रकार से उपयोग किया जाता है। और जिसमें इसके बाद की अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात अगर हम समझते हैं, तो कहेंगे उत्पादन के साधन की जो महत्ता होता है, इस महत्ता को अगर हम समझेंगे कि उत्पादन के साधन की महत्व क्या है, इसका महत्ता क्या है, तो वास्तव में हम ये देखते हैं कि समय समय पर आर्थिक विकास के साथ उत्पादन के विभिन्न साधन होते, इसके सापेक्षिक महत्व का अंतर हुआ है। जिसमें आदि काल से मनुष्य जब जंगलों में रहा करता था, तो फल तोड़कर, शिकार करके तथा झरनों का जाल जो जल था, इस झरनों का जल पीकर अपना जीवन यापन कर लिया करता था। सब कार्यों के साथ साथ यहाँ सभी कार्य जो होते थे, कार्यों के साथ श्रम की आवश्यकता पड़ती थी, फिर भी श्रम की अपेक्षा भूमि का अधिक महत्व यहाँ पे था। और ऐसे महत्व के साथ लेकिन आबादी बढ़ने के साथ मनुष्य इस प्रकार से, इस कदर से होते गया कि मनुष्य की इन सभी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत की आवश्यकता पड़ने लगी और स्वयं फल तथा अनाजों का उत्पादन वे करना शुरू कर दिया। इस तरह से धीरे धीरे श्रम का प्रकार बदलते चला गया, श्रम का महत्व बदलते चला गया, बढ़ते चला गया। खेती, कल कारखाने इत्यादि कार्य करने तथा उत्पादन को बढ़ाने के लिए यह मनुष्य को पूंजी की आवश्यकता हुई। और अब हम देखेंगे ऐसे आज के समाज में क्या सभ्यता और आर्थिक जो स्थिति है, इस विकास के साथ बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होता है तथा पूंजी जो है, यहाँ पूंजी उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। और इस स्थिति में लेकिन बड़े पैमाने पर उत्पादन के इस युग में उत्पादन के विभिन्न साधनों, जैसे भूमि की बात किए, श्रम की बात हमने किया, पूंजी को एकत्रित करके उन्हें उत्पादन में लगाने की आवश्यकता पड़ती है। यह काम जो है व्यवस्थापक अथवा संगठन करता ही करता है। अतः आज व्यवस्था अथवा संगठन इस प्रकार से यानी उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। जिसमें व्यवस्था की जिक्र करें, व्यवस्था की बात करें, तो इस व्यवस्था के माध्यम से हम देखेंगे कि इसके अतिरिक्त हम यह भी देख चुके हैं कि आधुनिक उत्पादन प्रणाली में बहुत जोखिम भरा हुआ उत्पादन प्रणाली है। अतः इस जोखिम के सहन करने के लिए व्यवस्था अथवा संगठन के अतिरिक्त साहसिक की आवश्यकता पड़ती है। और इसमें आजकल के जो उत्पादन है, इसके साधन के रूप में साहस के महत्व को कम हम नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार उत्पादन के साधनों को सापेक्षिक महत्व के संबंध में कोई निश्चित निर्णय नहीं दिया जा सकता है। वास्तविकता तो इस बात की होती है कि जिस प्रकार मनुष्य के शरीर के किसी अंग, माने मनुष्य के शरीर के किसी अंग की बात अगर करें, अंग मानव जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, उसी प्रकार से उत्पादन के सभी साधनों का सहयोग हम लोगों के लिए आवश्यक होता है या अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक होता है। जिसमें अगर हम संक्षिप्त में एक बात को समझें, यहाँ उत्पादन की उपयोगिता के सृजन के तरीकों को समझते हैं, तो इसमें सबसे पहले इस बात का जानना जरूरी होता है कि रूप उपयोगिता की जरूरत है। इसके बाद अगर हम समझे दूसरे पॉइंट में, तो यहाँ स्थान उपयोगिता की जरूरत है। तीसरे पॉइंट में समझे तो समय उपयोगिता की जरूरत है। चौथे पॉइंट में समझे तो स्वामित्व उपयोगिता की जरूरत है। और यहाँ पांचवें पॉइंट में देखें तो सेवा उपयोगिता की जरूरत है। और सातवें पॉइंट में, छठे में देखते हैं तो ज्ञान उपयोगिता की जरूरत है। यानी कि तमाम उपयोगिताओं के साथ साथ यह उपयोगिता होना जरूरी है, तब जाके उत्पादन के साधनों को हम संचालित कर सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ देखा कि अध्याय 1 के माध्यम से जो हम लोगों का उत्पादन के साधन है, या उत्पादन के साधन के लिए किन किन तत्वों का होना जरूरी है, कौन कौन सा जरूरी है, तो आज का सीरीज हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है। पुनः हम अगले सीरीज और अगले अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।